वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजम फखर में खुश आमदीद। लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे दोस्त और दुश्मन अपनी अपनी सफ बंदी में मसरूफ़ हैं। एक जानिब पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और सऊदी अरेबिया हैं, तो दूसरी जानिब इंडिया, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनान हैं। ये ग्रुप बंदी जो है इस वक्त ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि कल जब एक जानिब पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के जो तर्जुमान हैं वो मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उसी मौके पर इंडिया में भी एक ऐसी ही प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। और उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें राजीव घई का ये मानना था कि पाकिस्तान के साथ अब इंडिया तुर्की को भी एक दुश्मन के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान और चीन ऑलरेडी उसके एडवर्सरीज की लिस्ट में शामिल हैं। अब जिस तीसरे नए मुल्क का नाम उसमें शामिल किया गया है वो तुर्किया है, क्योंकि तुर्किया ने पिछले बरस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ये जो 4 रोज़ा जंग थी, इसमें खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान की हमायत की थी। पाकिस्तान के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी वार्डरोब को खोल के रख दिया था। कह दिया गया था कि जनाब आपको जो भी साजो सामान चाहिए आप ये समझें कि आपने ये अलमारी खोलनी है, ये इस अलमारी की चाबी है, और जो भी सामान आपको चाहिए वो आप आकर ले जाएं। लेकिन अब कुछ सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ रही है कल से लेकर अब तक, क्योंकि कल जब एक जानिब राजीव घई की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी, तो उसके बाद ये जो है वो चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि तुर्किया के हवाले से इंडिया जो तुर्किया के दुश्मन ममालिक हैं उनको अपने साथ अलाइन करा। और हमने माजी के अंदर देखा कि एक जानिब इंडिया ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा किया, जिसके मौजूदा हालात के अंदर तुर्किया के साथ शदीद तरीन इख्तलाफात हैं, और वो तुर्किया को अगला ईरान समझ रहा है। और इसके साथ साथ तुर्किया का यूनान के साथ भी एक दरीना तनाज़ा है, और इंडिया ने यूनान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार भी किया और यूनान को ब्रह्मोस मिसाइल तुर्किया के खिलाफ फरोख्त करने की पेशकश भी की। अब जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है उसमें 2 मुमालिक के नाम बहुत ही जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि खुलकर सामने आए हैं। उनमें से एक मुल्क का नाम है मिस्र और दूसरे मुल्क का नाम है मुत्तहिदा अरब अमारात। आज की डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उनकी मुत्तहिदा अरब अमारात की जो खातून वज़ीर हैं रहीम अल हाशमी, उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान चंद हफ्ते कबल दस्तखत होने वाले जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट का लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था, यानी ख्वाहिश का इजहार किया गया था, उस पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। ये जो मुलाकात है इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि चंद रोज कबल इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का विजिट किया था। और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, उनके साथ मुलाकात भी हुई थी। और उस मुलाकात के अंदर भी इंडिया के साथ दिफाई ताल्लुकात और माशी ताल्लुकात में इजाफा जो है वो गुफ्तगू का एक अहम नुक्ता था। अब अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें, बल्कि अगर मैं गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स पर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं, तो इन मुलाकातों का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है। गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए गए, और ईरान ने इन हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुलव्वस करार दिया। और इन हमलों के बाद ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स भी किए गए, और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की जानिब से स्टेटमेंट भी जारी की गई, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की आवाम को मुतवज्जे किया गया कि ये जो धमाकों की आवाज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात के तूलो अर्ज़ पर सुनाई दी गई हैं, ये इनफैक्ट मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की जो कोशिशें थी ये उसका नतीजा है। और ये जो तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब फायर किए गए थे उनको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ एक और खबर भी मुत्तहिदा अरब अमारात से सामने आई, और वो मिस्र के प्रेसिडेंट फतह अल सीसी की मुलाकात थी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मिस्र ने
मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना जो राफाल तैयारे हैं उनका एक स्क्वाड्रन तैनात कर दिया है, और मिस्री और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों के सदूर ने इस रफाल तैयारों के स्क्वाड्रन को मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की तकरीब के अंदर भी शिरकत की है। अब अगर आप ये जो डेवलपमेंट है इसको गौर करें तो मिस्र उन ममालिक में शामिल था जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पसे पर्दा पाकिस्तान के साथ मिलकर कोशिशें की। जिन ममालिक के नाम पसे पर्दा कोशिशों में सामने आए वो पाकिस्तान था, तुर्किया था और मिस्र थे। इन तीन ममालिक ने कोशिशें की और पाकिस्तान ने इसमें लीड लिया। मिस्र ने अमेरिका को जंग बंदी के पर राज़ी करने और फिर जंग बंदी के लिए मिस्र ने इसराइल के साथ भी राब्ते किए थे। इस जो मिस्र है वो इस हवाले से एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर अमेरिकी और इसराइली हमलों को रुकवाने में किरदार अदा किया। अब वही मिस्र जिसके बारे में ये खबरें भी सामने आ रही थी कि एक नया तस्वीराती इत्तेहाद तश्कील पा रहा है और ये 4 मुल्की इत्तेहाद होगा जिसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र शामिल होंगे। मिस्र ने अब रीअलाइनमेंट की है और मिस्र की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में रफाल तैयारों का स्क्वाड्रन तैनात करना, ये पैगाम किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये पैगाम ईरान के लिए है। और मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त उन तमाम ममालिक को वेलकम कर रहा है जो ईरान के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हों, क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के हवाले से एक ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन ले चुका है और उसकी बुनियादी वजह ईरान की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल अटैक हैं। अगर हम अदादो शुमार को देखें तो ईरान की तरफ से जितने मिसाइल इसराइल की जानिब फायर किए गए हैं, कमो बेश उतने ही मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब फायर किए गए हैं। और इस पर तुर्रा ये है कि वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक नई रिपोर्ट को शाया किया गया है और इस रिपोर्ट में वाशिंगटन पोस्ट ने ये जो अमरीकी नुकसानात हैं खलीज के अंदर, जो उसके फौजी अड्डे हैं जहां से कार्रवाइयां की गई थी ईरान पर और ईरान की जानिब से रिस्पांस दिया गया था इन अड्डों पर जवाबी हमलों का, उसकी सैटेलाइट इमेजेस को भी जारी किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर किए जाने वाले हमलों में जो नुकसानात हैं वो असल शरह जिसको तस्लीम किया है अमरीका की जानिब से उससे कहीं ज़्यादा हैं। और सैटेलाइट इमेजेस में वाज़ेह तौर पर बिफोर एंड आफ्टर, उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अमरीका को ना सिर्फ ईरानी हमलों के बाद खलीजी ममालिक में अपने अड्डों को खाली करना पड़ा, अपने फौजियों को मुख्तलिफ 5 और 7 स्टार होटल्स के अंदर मुंतकिल करना पड़ा, बल्कि यहाँ पर मौजूद अमरीकी असासे जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स बताई जाती है, अमरीका को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। खैर, इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है वो है रीअलाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर रीजन के अंदर अब अगर हम देखें तो वाज़ेह तौर पर हमें 2 ब्लॉक्स के अंदर ये रीजन तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया और तुर्किया शामिल हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक के अंदर इंडिया, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनान शामिल हैं। ये चारों मुल्क एक जानिब और दूसरे 4 मुल्क एक जानिब हमें नजर आ रहे हैं। और इसका इजहार राजीव घई की तरफ से किया गया कि पाकिस्तान और चाइना वो तो ऑलरेडी इंडिया के दुश्मन मुल्क हैं, अब उस फहरिस्त के अंदर तुर्किया को भी शामिल करके दुश्मन मुल्क करार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलाकाई तसादुम डेवलप होता है या कशीदगी डेवलप होती है तो फिर ये जो बाकी ममालिक हैं, दोस्त दुश्मन जो अब अलग अलग हो गए हैं, उनके ऐसे तनाज़ात में शमूलियत के सबब ये जो फैलाव है जंग का ये बढ़ जाएगा। मिसाल देता हूँ आपको, कल जब पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी,
وہ جب بریفنگ دے رہے تھے تو ان سے J35 یا چائنا کے ساتھ کلیبریشن کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے مختلف ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ J35 ایک بڑا امپورٹنٹ پیش رفت ہے اور کسی بھی ایئر فورس کے لیے 5th جنریشن طیاروں کا حصول اس کی تقویت کا سبب بنتا ہے, اس کی طاقت کا سبب بنتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جدید ترین پلیٹ فارمز کو پاکستان ایئر فورس حاصل کرنا بھی چاہتی ہے اور اس کے لیے ٹھوس پیش رفت بھی کر دی گئی ہے, یعنی J35 یا دیگر اسٹیلتھ طیاروں کی انڈکشن کے حوالے سے جو گراؤنڈ ہے وہ بنا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پاکستان چائنا سے J10C کے مزید یونٹس بھی لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈر طیاروں کی اپ گریڈیشن بھی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاک 3 طیاروں کو بلاک 4 طیاروں کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے ایریل ڈیفنس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سرپرائزز اگلی جنگ کے لیے بھی رہنے دیں, کیونکہ میں سب کچھ آپ کو یہاں پر نہیں بتا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ جناب مستقبل میں بھی انڈیا اور پاکستان کی ایک اور جنگ ہوگی اور اس جنگ کے لیے پاکستان ابھی سے تیاری کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب اسلام آباد میں جنگی طیاروں کی پروازیں ہوئیں, اسلام آباد کی فضاؤں میں J10C اور JF-17 تھنڈر پرواز کرتے رہے تو لوگ ایک دم گھبرا گئے کہ جناب یہ اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر یہ جو جنگی طیارے ہیں یہ کیوں پرواز کر رہے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد یہ وضاحت سامنے آئی کہ یہ 10 مئی کے جو قومی تقریب ہونے جا رہی ہے بنیان المرصوص کی کامیابی پر, اس کے لیے جو تیاریاں ہیں یہ پروازیں ان تیاریوں کے سلسلے میں تھیں, یعنی فل ڈریس ریہرسل ہو رہی تھی فلائی پاسٹ کے لیے. اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 2 گروپس ہیں, ایک میں پاکستان, چین, سعودی عربیہ اور ترکیہ ہیں, دوسرے میں انڈیا, اسرائیل, متحدہ عرب امارات اور یونان شامل ہیں. اب یہ انفیکٹ واضح کر رہا ہے اس صورتحال کو کہ ریجن کے اندر جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے وہ اب دوستوں اور دشمنوں کے درمیان واضح طور پر تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. پاکستان اور چین یہ اس بلاک کے محور ہیں. ترکیہ اپنی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور جارحانہ سفارت کاری کے ساتھ اس اتحاد کو عسکری برتری دیتا ہے. سعودی عرب اس بلاک کو مالیاتی استحکام اور سیاسی قد کاٹ بھی فراہم کر رہا ہے, اور خاص طور پر سعودی عربیہ کا پاکستان کے ساتھ میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ بھی ہے. پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ ایک الگ سے بھی اتحاد بنانے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں, اور اس کا توڑ بنایا گیا ہے انڈیا, اسرائیل, متحدہ عرب امارات اور یونان کے ذریعے. اور اس کے تحت انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور جو سپورٹ سعودی عربیہ اپنی مالی پوزیشن کے ذریعے اس اتحاد کو دے رہا ہے, متحدہ عرب امارات اپنی مالی پوزیشن کے ذریعے انڈیا کو اور اسرائیل کو وہی تقویہ دے رہا ہے. اب متحدہ عرب امارات کے انڈیا کے ساتھ بھی آئیڈیل ریلیشن شپ ہیں, جبکہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک اور ڈیفنس تعلقات اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ اسرائیل آئرن بیم بھی دیتا ہے اور آئرن ڈوم بھی دیتا ہے, اور ان کو چلانے کے لیے اپنے ماہرین بھی اسرائیل کو فراہم کرتا ہے. تو اس سارے سچویشن کے اندر یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ یہ گروپ بندی کسی بھی چھوٹے تصادم کو علاقائی جنگ میں بدل سکتی ہے, یہ ملٹی فرنٹ وار میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر دیگر ممالک جیسے ترکیہ ہے وہ شامل ہوتا ہے تو پھر اسرائیل اور یونان یہ مل کر اسرائیل کی جو آرم ٹوئسٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. انڈیا, پاکستان اور چائنا یہ ایک نئی تقسیم یا ایک نئی جو جنگ ہے اس کے محاذ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ علاقائی تقسیم اسی طریقے سے بڑھتی رہی آگے, انڈیا اور اسرائیل
یہ تو باضابطہ ایک اتحاد ہیں. اگر یہ چاروں ملکوں نے ایک الگ اتحاد اور ادھر کے 4 ملکوں نے ایک الگ اتحاد بنا دیا تو یہ ایک جانب نیوٹرلائزیشن فیکٹر کے طور پر بھی کام آئے گا, یعنی تنازعات کو روکنے کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے اور تنازعات کے پھیلاؤ میں بھی جا سکتا ہے. اور اس صورتحال میں یہ جو بیک چینل پر ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں, مصر کی طرف سے رفال طیارے, وکرم مصری کی رحیم الہاشمی سے ملاقات, اجیت دوول کی محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقاتیں, یہ تمام چیزیں انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ریجن حقیقت میں اس وقت بارود کے ڈھیر پر آ گیا ہے. اور اگر اس بارود کے ڈھیر پر جس طریقے سے آج چنگاری ڈالی گئی ہے اس طرح کی چنگاریاں ڈلتی رہیں تو پھر جو معاملات ہیں وہ شاید ایک ایسے ریجنل کانفلکٹ کی طرف چلے جائیں جو ایک عالمگیر جنگ کی بنیاد بن سکے, اور حالات اور واقعات اسی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ضروری اظہار کیجیے گا, آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.